चलो तुम्हारा क्या डाउट है भाई आदित्य, बताओ। तो ग्रुप में ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ये कोई स्पेशल मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ये कौन सा मैट्रिक्स है, कोई बताओ। ये है ना, जब कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिसेस हैं जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला तुम डायरेक्ट ओपन करोगे तो वो टाइम लगेगा। जैसे यहाँ पे क्या है एक्चुअली, सिर्फ तुम्हारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं और सब डायगोनल बोलते हैं इसको ना, प्रिंसिपल डायगोनल सब डायगोनल दोनों पे एंट्रीज हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये देखना पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन जो है कि J denote the 101 cross 101 matrix with all the entries equal to 1. I denote the identity matrix of order 101. Then determinant of J minus I. तो मतलब उसमें से डायगोनल एंट्रीज हटा दो, है ना। सो डायगोनल एंट्रीज तुम्हारी 0 हो गई, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। ओके और अगला ये है, given the permutation this the matrix A defined to be one whose ith column is the row ith column identity matrix I, which of the following is correct। तो ये परमुटेशन एक्चुअली ये तुम्हारे लेवल से ज़्यादा कहोगे एक्चुअली, है ना। नेटवर्क का क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन नेट का ही है मुझे लग रहा है। तो हाउ टू कैलकुलेट, तो ये तो तुम्हारे है ना इसके लेवल से बाहर का क्वेश्चन मुझे लग रहा है, फिर भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई करता हूँ। हाँ पहला का डिटरमिनेंट था, चार माइनर को लेकर कर सकते हैं। चार एक मतलब क्या है 1 0 0 0 0 1 0 1 0 ऐसे करके तो चारों ऐसा बन रहा है कुछ। ओके मतलब उन लोगों को एक मैट्रिक्स लेके ट्रीट कर ब्लॉक मैट्रिक्स बना के कर सकते हो। हाँ ब्लॉक मैट्रिक्स बना के उसको डिटरमिनेट कर सकते हैं। तो मतलब वो एक +2 का मैट्रिक्स बन जाएगा फिर, तो वो एक खुद से 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या 2 से मल्टीप्लाई करके, हाँ मतलब पहले रो को 2 से मल्टीप्लाई करके लास्ट रो से। अच्छा ओके ओके। सो मतलब ये है कि पहले रो तुम 2 से मल्टीप्लाई करके लास्ट रो में क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये 0 बना सकते हो, मतलब ये कहना चाह रहे हो तुम। ओके ऑपरेशन लगा सकते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन। हाँ मतलब ऑपरेशन से ट्राई किया जा सकता है, या तो फॉर्मूला देख ले या ऑपरेशन लगा ले। नहीं पहले ऑपरेशन से ये 0 हो गया, दूसरे ऑपरेशन से ये 0 हो गया, तीसरे से ये 0 हो जाएगा। ओके कितने ऑपरेशन लगेंगे, कितने क्रॉस कितने का है, 3 3 6 6 क्रॉस 6 का ना, ज़्यादा टाइम क्या लगेगा, ये हो जाएगा। उसमें क्या होगा। हाँ पहले तीनों साइड 1 बनेंगे और लास्ट 3 -3। तो उससे ऑपरेट करके तुम वो कर लो। हाँ वो आगे एक्चुअली ब्लॉक्स बना के तुम निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट। सो
ठीक है, इसको भी एक बार ट्राई करते हैं, पहले मुझे एक बार देखना पड़ेगा। तो या कोई ट्राई करो, हो जाएगा था, मुश्किल नहीं है वो, हो जाएगा। हालांकि अगर तुम सॉल्व करना चाहो ट्राई करना पड़ेगा, तो पहले तुम ट्राई करके देख सकते हो। सो 1 1 1 1 1 1 6 है इस तरीके से, और फिर है तुम्हारे पास 0, इसको तो वैसे लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ से अगर तुम ट्राई करोगे लाइक 1 0 0 0 0 0 2 इस तरीके से, 4 है ना, अच्छा तो 4 0 2 हो गया। वैसे ही 0 1 0 0 2 0, फिर 0 0 1 2 0 0 है ना, फिर 0 1 0 2 0 1 0 0, फिर 5 क्रॉस 5 बना दिया मैंने तो। अच्छा यहाँ 2 था ना, यहाँ तक तो ठीक है ना। आगे क्या है, अगला जो है, अच्छा 0 0 2 1, ये रहा तुम्हारा डिटर्मिनेंट। अब हाँ, तो इसके हेल्प से तुम अगर लगातार ऑपरेशन लगाओ, देखो 6th रो को तुम चेंज करो, 6th रो -2 टाइम फर्स्ट रो, 5th रो को चेंज करो, 5th रो -2 टाइम सेकेंड रो, 4th रो को चेंज करो, 4th रो -2 टाइम थर्ड रो। चेक कर लो क्या आएगा। तो इसको तुम अगर हैं, हाँ तो फिर तो आसान हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ डायनामिक इस तरह कुछ करना पड़ेगा ना, वैसे ही। सो अब 4th रो में क्या करना है, 2 रो 3rd रो घटाना है। सो 3rd रो में 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो, तो यहाँ तो 0 हो गया, हाँ, और यहाँ पे -3, 2 से मल्टीप्लाई करना ना -3, हाँ, तो 0 0 0 -3 0 0, फिर 0 0 यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास, है ना, 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 -3। तो अब तो ये डायगोनल के नीचे वाले सारे 0 बना दिए तुमने, तो डायगोनल के नीचे वाले सारे 0 हो गए, तो आ गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे, -3 की पावर 3 -27 हो गया। चलो ये तो हो गया। वैसे ही अब जो नेक्स्ट है तुम्हारा, ठीक है, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट जो है, जो दूसरा है, दूसरा ट्राई करो भाई। सो सेकंड वाला कह रहा है कि जे 101 क्रॉस 101 का मैट्रिक्स है, सारे एंट्री 1 है, उसमें तुमने घटा दिए आई, तो आई घटाने का क्या मतलब है, सारे डायगोनल एंट्रीज तुमने 0 कर दिए, नहीं? एक्चुअली डिटर्मिनेंट ना, वैसे कोई प्रॉपर्टी हो जाएगा, a माइनस b का जो प्रॉपर्टी, ऐसे डिटर्मिनेंट डायगोनल सारे 0 हो जाएंगे। डायगोनल सारे 0 हो, हाँ डायगोनल 0 हो जाएंगे, लेकिन नॉन डायगोनल क्या रहेगा, 1 1 1 रहेगा ना। सर एक है जो डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस b का जो है, मतलब a माइनस i का डिटरमिनेंट होगा डिटरमिनेंट ऑफ j माइनस डिटरमिनेंट ऑफ i, तो j का डिटरमिनेंट इसी तरफ जाएगा। देखो इसको देखो, 0 1 0 0, सॉरी 0 1 1 0, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 3 क्रॉस 3 से हम लोग कर सकते हैं। जनरलाइज कर लेंगे ना, पहले एक बार ट्राई करके देख लो आइडिया। तो 1 1 1 1 में घटा दिया तुमने, तो 0 1 1 0, इसका कितना आएगा, -1। अब यहाँ पे जैसे 0 1 1 1 0 1 1 1 0, इसका ओपन करके देखो क्या आएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग कि
तुम्हें पता है रो इंटरचेंज करने से क्या होता है? तो अगर मैं ऐसा करूं, ध्यान दो, R1 R3 को इंटरचेंज करूं, ठीक, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक माइनस आएगा। आपको पता है डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी, इंटरचेंज टू रो, साइन चेंजेस, तो ये हो गया 1 1 0 1 0 1 और 0 1 1। अच्छा, तो मुझे ऐसा करना चाहिए इसको, एक्चुअली मुझे ऐसे बनाना है कि सेकंड नहीं नहीं, हाँ सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ऊपर वाला 2 0 आ जाएगा, एक 1 रहेगा, सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड कॉलम को थर्ड कॉलम से माइनस कर दें, तो थर्ड कॉलम को माइनस कर दीजिए। तरीके तो कई सारे हैं। अच्छा, मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, उससे क्या कुछ फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा। परम्यूटेशन से कोई फायदा नहीं हो रहा। सर आप अगर बेसिक से हो जाए तो हो सकता है सर। ये तो कोई सब एंट्रीज 1 1 है, उससे आप माइनस कर रहे हो 1, डिटरमिनेंट अगर प्रॉपर्टी है ना, ए माइनस बी का डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो सी का डिटरमिनेंट भी तो 1 1 एंट्रीज का इजीली निकल जाएगा। आई का एंट्री होगा 1, तो इससे हो जाएगा। वो तो सी हो जाएगा ना। 3 क्रॉस 3 का आंसर आएगा 2, 2 क्रॉस 2 में आंसर -1 आया, 3 क्रॉस 2 हाँ, तो इससे प्रॉपर्टी, हाँ अब ये हो गया कि 4 क्रॉस 4 का जब ये होगा तो इसका आंसर आएगा -3, ठीक है। 5 क्रॉस 5 का जब ये होगा तो आंसर आएगा +4, ठीक है। सो ये जनरलाइजेशन हो गया, तो इसका आंसर 101 क्रॉस 101 का आएगा +100, ठीक है, देख लो। तो ये हो गया। हालांकि इसका प्रूफ भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं परम्यूटेशन या कुछ इस तरह से। अगर मैं एक तरीका सोच रहा हूँ, तीनों रो को ऐड कर दे, यू ऐड ऑल 3 रो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 1 2 2 2, फिर उसमें से घटा दो, हाँ, देखो। सो ऐसे आंसर तो आ गया। तो ये तुम्हारे पास एक ऑब्जर्वेशन है, ये प्रॉपर्टी हो गई, तो इससे आंसर आ गया। अब कोई भी ऑर्डर का होगा, अगर 1000 क्रॉस 1000 का है तो -999 आंसर आएगा, ठीक है ना, इस तरह से। और 1001 है तो +1000 आंसर आएगा। अगर ऑर्डर है 1001 क्रॉस 1001 तो +1000 आंसर आएगा। सो मैं ये कह रहा था, इसको मैं अगर प्रूफ करूँ, देखो यहाँ से, सो मैं जो प्रॉपर्टी लगा रहा था 0 1 1 101 और 110, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि R1 को चेंज करो, R1 + R2 + R3, डिटरमिनेंट रिमेन सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 2 2 यहाँ हो गया 101 और 110, ठीक है। अब ध्यान दो, अब आप क्या करो, R2 को चेंज करो, या इसको ऐसा कर लो, पहले हाफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, या हाफ मत, है ना। इसको क्या कर सकता हूँ मैं, 2 कॉम, मतलब 2 बाहर निकाल लो इसमें से, ठीक है। तुम क्या करो, 2 बाहर निकाल लो, तो क्या बचा 111 101 110। अब यहाँ से ध्यान दो, सो 2 मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, R2 को चेंज करता हूँ, R2 - R1, R3 को चेंज करता हूँ, R3 - R1। देखो क्या बना ये 111, ये क्या बन गया बताओ, 0 - 1 0 0 0 -1, लो हो गया काम। अब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? तो इसी तरीके से मैं सब में कर सकता हूँ। अब किसी भी ऑर्डर का तुम दो, यहाँ आंसर क्या है -1² ना, तभी तो +1, सॉरी कहीं गलती किया कैलकुलेशन, आंसर क्या आना चाहिए था 3 ना, क्या छूट गया, कुछ छूट गया, अच्छा सॉरी 2 छूट गया, ये 2 छूट गया ना, ये 2 बाहर था, तो मतलब 2 × -1² तो +2 आ गया, मतलब ओके, कोई दिक्कत नहीं, वो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया मैंने, +2 आया था ना, हाँ। सो अब कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यही काम कर लो। क्या करना है तुम्हें,
सबसे पहले तो सबको ऐड कर लो। अब n मान लो तुम्हारे पास n क्रॉस n का है, ठीक, ये इस तरह का मैट्रिक्स है, 0 0 इधर 1 इधर 1, सेम प्रोसेस लगाओ, n कुछ भी है तो क्या होगा एट द एंड जो मैंने इसमें किया वही करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे n बाहर आया होगा, नहीं कितना, सॉरी n नहीं, कितना आएगा 3 क्रॉस 3 है ना ये, तो यहाँ क्या बाहर आया, यहाँ पे क्या बना है 2, तो यहाँ क्या बाहर आएगा n-1 ना, हाँ क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 है ना, मैं ऐड किया तो एक तो 0 है ना, तो अगर सारी एंट्री 1 है तुम सबको ऐड करोगे तो सम कितना बनेगा n-1 तो n-1 बाहर आ गया, तो अब तुम्हारे पास ऐसे n-1 बाहर रहेगा और ये बनेगा क्या 1 1 1 1 1 चलता रहेगा, सारा 1 रहेगा और फिर बाकी -1 रहेंगे, तो 0 -1 -1 बाकी 0 रहेगा सब, या ऊपर रहेगा तो क्या ही दिक्कत है, नीचे वाला एटलीस्ट 0 ही रहेगा, ऊपर जो भी है सॉरी, ठीक है, इस तरीके से ब्रेक कर पाओगे। तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा भाई बताओ, सो n-1 की पावर n-1 यही होगा ना, लो हो गया। तो अब तुम डिसाइड कर लो n क्या है, तुम्हारे केस में n क्या था 101, तो 101 रखोगे तो 100 इंटू -1 की पावर 100, तो 100 आ गया। तो इस तरह कोई भी n क्रॉस n का है तो उसका आंसर होगा, अब तुम याद रख सकते हो, ये फॉर्मूला बन गया एक n-1 इंटू -1 की पावर n-1। सो कोई भी इस तरह का जैसा कुछ स्पेशल है ना, है जो पहले से प्रैक्टिस कर सकते हो, इसका आंसर ये हो गया। सो दिस इज आंसर। चलो 2 क्वेश्चन तो हो गए। अच्छा वो पहले बता रही है -1 इंटू पावर, अच्छा वो मैंने ध्यान दिया ही नहीं, हाँ ठीक है। सो इस तरीके से आ गया। हाँ क्या बोल रहे थे आदित्य? हाँ तीसरे वाला एक्चुअली क्या ना परम्यूटेशन है। परम्यूटेशन क्या होता है कि 1 2 3 4 5 है ना, तो पहले वाला शिफ्ट होगा 3 पे, 2 का 1, जो ग्रुप थ्योरी लोगों ने पढ़ा होगा मैथ्स में उसका ये कॉन्सेप्ट है। तो ये तुम्हारे एग्जाम में एमएस में तो बिल्कुल नहीं आएगा इस तरह क्वेश्चन, ये नेट जे का क्वेश्चन है, जो एमएससी है ना मैथ उनके लिए स्पेशली होता है। तो क्या बोल रहा है, ith कॉलम इज रो आई, ith कॉलम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो शिफ्ट क्या करना, देखो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम बनाना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो को सॉरी रो को सेकंड रो। तो मतलब इस तरह से कहना चाह रहा है, अगर मैं तुम्हें लिखूं तो ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। तो अभी मैं 3 क्रॉस 3 के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो मैं 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। तो 3 क्रॉस 3 का क्या है तुम्हारे पास कि ये 2 क्रॉस 2 का ले लो स्टार्टिंग में, ये अच्छा सॉरी ये 5 क्रॉस 5 का दे रखा है ना, तो गिवन परम्यूटेशन आपको दे रखा है 5 का। तो चलो अभी मैं तुम्हें समझाने के लिए 3 क्रॉस 3 का लिए काम करता हूँ। तो ये क्या है, पहले 3 वाला ही कंसीडर करना, तुम पहले 3 कंसीडर करो बस। तो यहाँ कह रहा है ए क्या है, ए एक्चुअली तुम्हारा ऐसा है कि जो फर्स्ट रो है ना, कॉलम की बात कर रहा है, फर्स्ट कॉलम को तुम, तो ये जो तो परम्यूटेशन है वो क्या है 1 3 पे जा रहा है ना, 1 के नीचे क्या है 3 है, ये फंक्शन है, इसको बोलते हैं फंक्शन। ये इस तरह से है 1 2 3 4 5, इसको कहाँ मैप करना है तुम्हें। तो ये जो रो है फंक्शन है 1 2 3 4 5, ये 1 को मैप कर रहा है 3 पे, 2 को मैप कर रहा है 1 पे, और 3 को मैप कर रहा है 2 पे, और 4 को मैप कर रहा है 5 पे, 5 को मैप कर रहा है 4 पे। तो मैं 3 के लिए बात कर रहा हूँ, 5 क्रॉस 5 का तुम्हें बनाना है तो मुश्किल नहीं है, तुम वो कर सकते हो। मैं 3 क्रॉस 3 के बता दे रहा हूँ, बस 3 के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जस्ट 3 के लिए तो क्या करना है, जो फर्स्ट कॉलम है उसको तुम्हें थर्ड कॉलम बना देना है, तो 1 0 0, जो सेकेंड कॉलम उसको फर्स्ट कॉलम बनाओ तो 0 1 0, और जो थर्ड कॉलम उसको सेकेंड कॉलम बनाओ, तो ये तुम्हारा ए आ गया। तो यही काम तुम्हें 5 क्रॉस 5 के लिए करना है, और फिर उसका देखना है क्या होगा। कर सकते हो, तो मैं 3 के लिए करके दिखाया। यही चीज तुम्हारा क्वेश्चन 5 क्रॉस 5 के लिए है एक्चुअली, क्योंकि उसने 5 दे रखा है ना, तो तुम्हारा जो हो जाएगा तो ये 3 के लिए हो गया। अगर मैं 5 का बनाऊं तो भी वैसे ही हो जाएगा। तो 5 के लिए ए क्या होगा, जो फर्स्ट कॉलम होता है उसको थर्ड कॉलम में लिखना है, 1 2 3 तो हो जाएगा, तो फर्स्ट कॉलम उसको थर्ड कॉलम में इस तरह से हो जाएगा। जो सेकेंड कॉलम उसको फर्स्ट कॉलम में लिखना है, तो सेकेंड कॉलम जो होता है उसको फर्स्ट कॉलम में लिखना है, ठीक है, इस तरह से हो गया। और वैसे ही जो थर्ड कॉलम उसको सेकेंड कॉलम में लिखना है, थर्ड कॉलम होता है 0 0 1 0 0, इस तरह से हो गया। फिफ्थ कॉलम को फोर्थ में फोर्थ कॉलम को फिफ्थ में लिखना है, सो 0 0 0 0 1 और 0 0 0 1 0। देखो
फोर्थ कॉलम को फिफ्थ में। अब इसका तुम्हें पूछ रहा है कि इसमें बताओ ए स्क्वायर क्या होगा, तो इसमें तुम्हें अब चेक करना है, एक मैट्रिक्स आ गया, तुम्हें अब चेक करना है कि ए किसको फॉलो कर रहा है। ए बराबर ए की पावर -2, मतलब उसको इधर बुला सकते हो, तो ए क्यू बराबर ए होगा, ए की पावर 5 बराबर ए होगा। तो पहला ऑप्शन ये है, जो समझ लो पहला ऑप्शन, तुम इसको इधर बुला लो, तो ए क्यू बराबर ए है, मतलब ए क्यू बराबर आई है, या ए की पावर 5 बराबर आई है, या ए की पावर 6 बराबर आई है, या ए स्क्वायर बराबर आई है। तो इसमें तुम्हें इस पे काम नहीं करने की जरूरत है, वो चलिए मेनली ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है या लीनियर अलजेब्रा का था उस लेवल का क्वेश्चन है, तुम्हें इसको ऑपरेट करते जाना है। इसको एक बार और फंक्शन को यही तुम फिर से काम करो, एक बार और ऑपरेट करो, क्या होगा ये, तो 1 को कहाँ भेज रहा था, ये 1 को भेज रहा है 3 पे, तो 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 को भेज रहा है 3 पे, और 2 को भेज रहा है 1 पे, 2 को 1 पे, 3 को 2 पे, और 4 को 5 पे, और 5 को 4 पे। तो ध्यान यहाँ से यहाँ देखो सीधा, तो जो ए स्क्वायर आएगा वो कैसा आएगा, ध्यान दो, ए स्क्वायर आएगा तो 1 को मैप कर रहा है 2 पे, फिर 2 को मैप कर दिया 3 पे, 3 को मैप कर दिया 1 पे, 4 को मैप कर दिया 4 पे, 5 को मैप कर दिया 5 पे, तो 4 5 तो सेम आ गया। तो और इसको इसी को ऑपरेट करते जाओ, कंपोजिशन लेते जाओ, कब तक, जब तक 1 1 पे ना पहुंच जाए, 2 2 पे ना पहुंच जाए, 3 3 पे ना पहुंच जाए, 4 4 पे ना पहुंच जाए, 5 5 पे ना पहुंच जाए। तो अगर 2 बार में ऐसा हो गया होता कि 1 1 पे जा रहा होता मान लो, तो मेरा ये वाला ऑप्शन ट्रू हो जाता। अगर ऐसा हो जाता कि 1 का इमेज कॉम्पोजिशन 1 पे चला जाता, 2 का इमेज कॉम्पोजिशन में 2 पे, 3 का 3 पे, 4 का 4 पे, जैसे 4 का 4 पे तो चला गया, 4 का 4 पे, 5 का 5 पे, ये तो चला गया, लेकिन बाकी का भी ऐसे ही हो रहा था, तो ये ए स्क्वायर बराबर आई हो जाता। लेकिन देखो चेक कर लो, या तो 3 बार में या 5 बार में, ज़्यादा तो होगा नहीं, तो इसी को 1 2 बार और कॉम्पोजिशन लगा लो तो दिख जाएगा। समझ आया ना करना क्या है, तो यहाँ बार बार मल्टीप्लाई करने से बेटर है कॉम्पोजिशन लगाते जाओ, तो उससे ही दिख जाएगा। तो ये तुम्हारे काम का नहीं है, ये मेनली ग्रुप थ्योरी और उसमें प्योर लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन हो गया, तो ये तुम्हारा इतना यूज का नहीं होगा। और एवरी आइडिया यही है, तुम इसको ऑपरेट करो, कॉम्पोजिशन लो, 3 4 5 बार में, जितने बार में, या तो 2 बार में आ जाए, या 3 बार में, या 5 बार में, या 6 बार में, जिसमें आइडेंटिटी फंक्शन बन गया वही आंसर। चलो बाइजेक्टिव में आपको, हाँ उस केस में, हाँ तो ये परमुटेशन मतलब है ना, पोजीशन चेंज कर रहा है। हाँ फंक्शन, हाँ परमुटेशन ग्रुप है ना, बोलते हैं ना। ब्लॉक फॉर्मूला क्या है? ब्लॉक में क्या, ब्लॉक मैट्रिक्स वो आगे आएगा, तुम्हारे सिलेबस में भी है ब्लॉक मैट्रिक्स। तो इसमें लिखा ना ब्लॉक, देखो दिखा हुआ था कहीं ना कहीं। सो अच्छा, पार्टीशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सिंपल प्रॉपर्टीज। सर लैब में जो क्वेश्चन आएगा, तो मतलब ये सिलेबस में जो है ये कॉन्सेप्ट से ही आएगा, हाँ, इसके बाहर आए नहीं, इसके बाहर से नहीं आएगा। हाँ, जो सिलेबस में पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड आएगा। चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो तो हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं। तो पहले बेसिक्स देख लेते हैं। तो कहाँ तक लास्ट क्लास में किए थे? अभी हम लोग जस्ट बेसिक मैट्रिक्स थ्योरी किए थे और डिटर्मिनेंट लास्ट क्लास में हमने
कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट लिखा था, डिटर्मिनेंट जैसे आज यूज कर रहे थे वो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के। तो अभी क्या है, तो ठीक है ना, उसके तीनों डाउट एटलीस्ट जो तीनों डाउट थे वो हो गए। हाँ भाई आदित्य कुछ पूछना है? हाँ तो यहाँ से हम लोग हाँ आते ना, तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट देखा था, इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ये भी देखा था, वही ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन। डिटर्मिनेंट और प्रोडक्ट मैंने बताया ही था, ए और बी कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, ये होता है। सो ये तो होता ही है। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर से स्टार्ट कर लेते हैं, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। सो वो इन्वर्टिबिलिटी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा होगा, तो सो ये तो सबको पता ही है। सो हाउ डू यू डिफाइन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या होगा? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए क्रॉस है जिससे इनटू सिंगुलर मैट्रिक्स उसका अगर ये मतलब डिटरमिनेंट 0 आ जाए। हाँ तो प्रॉपर्टीज में ये है कि अब बात आगे करेंगे आइगन वैल्यू की, तो कोई अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो 0 एक आइगन वैल्यू होगी, है ना, तो इस तरह का वो है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे जब आइगन वैल्यू डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी मेनली हम इसे टर्म जानना जरूरी है। सो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है ना, अदरवाइज क्वेश्चन के थ्रू सारी चीजें क्लियर हो जाएगी अगर कुछ रह भी गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स ये है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose determinant is 0, ठीक है, whose determinant is 0, सिंपल, जिसका डिटर्मिनेंट 0 है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। और नॉन सिंगुलर इसी का अपोजिट है। सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose determinant is, so whose determinant is non-zero। so इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो नॉन सिंगुलर, डिटरमिनेंट जीरो है तो सिंगुलर। प्रॉपर्टीज में क्या है, मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ नॉन सिंगुलर, ये होता है। तो मैट्रिक्स इज नॉन इन्वर्टिबल, दिस आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं कि सिंगुलर है तो आइगन वैल्यू सारी क्या होंगी उसकी, एक एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू 0 होंगी, जो आगे हम आइगन वैल्यू जब डिफाइन करेंगे तब बात करेंगे। और अगर नॉन सिंगुलर है तो सारी ना आइगन वैल्यू नॉन जीरो ही होंगी, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज डिटर्मिनेंट होती है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो कोई भी एक 0 होगा तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, तो इस तरह से है। तो ये सब आगे मेनली देखेंगे, अभी तो टर्म्स देख लेते हैं। अभी आगे हमें डिफाइन करना है टर्म्स को। अच्छा वो असाइनमेंट भेजा है, असाइनमेंट भेजना है, ठीक है। तो पहले अब यहाँ पे स्टार्ट करते, ट्रेस, ट्रेस हमने डिफाइन किया ही था। ट्रेस मतलब था सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, तुमने ट्रेस को स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो ट्रेस कुछ नहीं, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। सो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स सिंपल, क्योंकि ट्रेस और इसका रोल ये है, जैसे मैं अभी बात कर रहा था ना आइगन वैल्यू का, तो आगे डिस्कस करेंगे। सम ऑफ आइगन वैल्यू होती है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट के इक्वल। काफी यूजफुल प्रॉपर्टी है जिसमें क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है ना। सो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब है कि सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स, द स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज एंड दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ऑल आइगन वैल्यूज। तो ये थ्योरम में आगे आएगा। तो ये हो गया सिंगुलर नॉन सिंगुलर ट्रेस। आगे हमें डिफाइन करना है एडजॉइंट एंड इनवर्स को, है ना। सो आगे हमें डिफाइन क्या करना है, एडजॉइंट एंड इनवर्स को। ट्रेस हो गया, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज। देन रैंक, रैंक पे आएंगे, रैंक, रो रैंक, कॉलम रैंक, है ना। स्टैंडर्ड थ्योरम ऑन रैंक, तो रैंक प्लस नलिटी बराबर क्या होता है मैट्रिक्स में, डायमेंशन ऑफ एलिमेंट। डायमेंशन, मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होता है, ऑर्डर ए, हाँ अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर माइनस समथिंग होता है। जैसे वो तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना,
कि रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्लस नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बराबर डायमेंशन ऑफ, का हाँ तो यहाँ पूछ रहा हूँ डायमेंशन मैट्रिक्स के केस, कोई मैट्रिक्स दे रखा है तो मैट्रिक्स का रैंक प्लस मैट्रिक्स की नलिटी बराबर व्हाट, अगर m क्रॉस n का मैट्रिक्स है देन m क्रॉस n का मैट्रिक्स है देन इक्वल टू व्हाट, m या n, मैक्सिमम नहीं कॉलम होगा हमेशा, ठीक है। तो रैंक प्लस नलिटी बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम फिक्स है, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ कॉलम्स आएगा, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स होगा, वो ऑर्डर अलग है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अलग है। सो यहाँ होगा एक्चुअली रैंक प्लस नलिटी बराबर जो आएगा वो नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे। सो आइए तो आगे क्या करते हैं, ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ सिलेबस में है नहीं। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, डायमेंशन n से डायमेंशन m का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनती है उसका क्या ऑर्डर होता है, m क्रॉस n, है ना। घूम जाता है। हाँ तो इसलिए रैंक प्लस नलिटी आर एन से आर एम होता है, तो यही n जो है ना आर एन यही कॉलम बनाता है वहां पे। तो ये जो आर एन तुम्हारा होता है, आर एन से स्टार्ट होता है जो डोमेन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आर एन, तो वो जो है तुम्हारा उसका जो डायमेंशन है वो उसका डायमेंशन होता है ना। सो लेकिन यहाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिटेल में नहीं पढ़ना है, मैट्रिक्स ही पढ़ना है, तो अभी हम आगे आएंगे इस पे। सो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इजी है। चलो हम डिफाइन करते हैं पहले एडजॉइंट एंड इनवर्स को। तो सो एडजॉइंट से पहले आप लोग माइनर डिफाइन करें, तो माइनर की हेल्प से डिफाइन कर दिया, डायरेक्टली भी हो जाएगा, बिना माइनर के भी एडजॉइंट डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो मैं माइनर की हेल्प से डिफाइन करता हूँ, देखो। सो माइनर ऑफ एन एलिमेंट, अच्छा माइनर को फैक्टर देन एडजॉइंट है ना, तो माइनर को फैक्टर एडजॉइंट को फैक्टर एक्ट लिख ले। तो मुझे किसी मैट्रिक्स का ना एडजॉइंट लिखना है तो उसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, को फैक्टर की ना। तो को फैक्टर को किसके हेल्प से डिफाइन करते हैं हम लोग, माइनर की हेल्प से। सो चलो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, सो हाउ टू डिफाइन, स्पेशली स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। सो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स। सो बताओ कोई तुम्हारा मैट्रिक्स है ए जो कि है ए आई जे, ऑर्डर है n क्रॉस n। सो मान लो मैं डिफाइन करता हूं कि माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे is denoted by, है ना, एम आई जे, ऐसा लिख दूं, और क्या होगा एंड डिफाइंड बाय, बताओ माइनर का डेफिनेशन क्या है। माइनर तो एक टाइप का, मतलब उसको स्टॉप करके मतलब डिटरमिनेंट निकालना जाता है, मतलब रो उस एलिमेंट के थ्रू रो को मतलब स्टॉप करके और कॉलम को स्टॉप करके बाकी जो है उसका डिटरमिनेंट निकाला जाता है। हाँ तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखो। सो माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज डिफाइंड बाय अ डिटरमिनेंट obtained by deleting obtained by deleting ith रो एंड jth कॉलम। यही कहना चाह रहे थे ना कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है या कोई मैट्रिक्स है ना, तो उसमें जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है तो उसका जो जिस रो में और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दो, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट ले लो। सो दैट इज द माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। सो सिंपली एग्जांपल के लिए बात करें, सो इफ यू टॉक अबाउट सिंपली एग्जांपल देख लो, तो एग्जांपल जैसे हम ले ले अगर कि मान लो ए कोई मैट्रिक्स है इस तरह से A11 A12 A13 A21 A22 A23, 3 क्रॉस 3 में बात कर लेता हूँ।
A31 A32 A33। सो इस तरीके से है। A आपका 3x3 का मैट्रिक्स है। सो A जो है 3x3 का मैट्रिक्स है। सो जैसे अगर मैं बात करूं M11 जो मैं लिख रहा था, तो M11 क्या आएगा? जस्ट डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, यही कहना चाह रहा था मैं, ठीक है ना। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो तो बचा उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? सो A22 A23 A32 A33 ये आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब बाकी ऐसे निकाल सकते हो तुम, बस समझाने के लिए। यू कैन फाइंड अदर्स ऑल्सो। सो इस तरह से M33 तक सारा तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो सिंपली माइनर क्या है कि डिटर्मिनेंट अगर दे रखा है डायरेक्टली डिटर्मिनेंट से भी कर सकते हो या मैट्रिक्स से, बात वही है। सो जिस एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करना है उस रो और उस कॉलम को डिलीट करो, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। ये तो हो गया माइनर। हाउ टू डिफाइन कोफैक्टर? कोफैक्टर का डेफिनेशन क्या है? चलो अगले पेज पे करते हैं। कोफैक्टर तो एडजॉइंट डिफाइन करूंगा मैं। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। बताओ, सो कोफैक्टर कैसे डिफाइन करते हो आप लोग? कोई मैट्रिक्स है मेरे पास Aij ऑर्डर m क्रॉस n का। सो व्हाट इज कोफैक्टर ऑफ A11 या Aij? सो लेट मैं ऐसा लिखता हूं Mij बी माइनर ऑफ एलिमेंट Aij। ठीक है, तो सबको पता ही है कि मैट्रिक्स का एलिमेंट Aij है तो उसके करस्पॉन्डिंग माइनर Mij होगा। सो कोफैक्टर कैसे डिफाइन करोगे? सो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट या एंट्री Aij इज डिनोटेड बाय, किसे डिनोट करते हो आप? Cij एंड डिफाइंड बाय बताइए Cij की वैल्यू क्या आएगी? Cij क्या होगा? -1 की पावर I प्लस j इंटू Mij, इस तरीके से। सो जस्ट मतलब इसको थोड़ा ओपन करोगे, सो माइनर के इक्वल ही हो जाएगा अगर I प्लस जे आपका इवन है, और जस्ट नेगेटिव Mij होता है अगर I प्लस जे आपका ऑड है, ये ना। तो कोफैक्टर सिंपली क्या होता है कि माइनर के इक्वल है। अगर जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, जैसे मैं अभी एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, सो मैं एग्जांपल के लिए मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ M11 जैसे मैं कैलकुलेट करूं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, तो 5 9 जा 45 माइनस 8 6 जा 48, तो कितना बचेगा? -3। सो व्हाट अबाउट C11? क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए, 3 या -3? तो सेम ही रहेगा, है ना। I प्लस जे अगर इवन है तो सेम ही रहेगा। इस तरीके से अगर मैं M12 कैलकुलेट करता हूँ तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट कर दूंगा, तो 9 4 जा 36 माइनस 7 6 जा 42, 9 4 जा 36 है ना, माइनस 7 6 जा 42, कितना डिफरेंस आएगा? -6। सो C12 किसके इक्वल आएगा? तो 6 के इक्वल, तो ठीक है ना। सो ये तो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, बस रिवाइज कर रहे हैं हम लोग क्योंकि सिलेबस का पार्ट है ये। जो 11 फिर से यहाँ पे 11 12 का मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट ढंग से रिपीट कर लो। ढंग से क्या करना है, एक बार एक लाइन पढ़ लो, एक एग्जांपल देख लो, एक साइज में क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो उससे तुम्हारा बहुत सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा यूं ही, और आगे इसी के बेस पे अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो हो जाएगा। तो इस तरह से बाकी कैलकुलेट किया जा सकता है। ये हो गया। सो दिस इज माइनर एंड कोफैक्टर। अब आता है एडजॉइंट, तो इसके हेल्प से डिफाइन होगा एडजॉइंट। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स,
एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखना है, एडजॉइंट लिखना है। सो हाउ डू यू डिफाइन? सो सपोज कैपिटल A is Aij order n cross n and मान लो I say B is a matrix which is Cij order n cross n। तो Cij क्या है? तो C वही को फैक्टर है ना। सो वेयर जो Cij है इज को फैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij। सो को फैक्टर पीछे में डिस्कस किया, माइनर के हेल्प से को फैक्टर के हेल्प से यहाँ से मतलब एलिमेंट का को फैक्टर आ गया, को फैक्टर नया मैट्रिक्स। तो बताओ एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा? एडजॉइंट, हाँ, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करेंगे ADJ ऑफ A, शॉर्ट में लिख सकते हैं, एंड डिफाइंड बाय, सो डिफाइन जो है सिंपली एडजॉइंट ऑफ A का डेफिनेशन है B ट्रांसपोज, जो B मैंने वहां डिफाइन किया उसका ट्रांसपोज, मतलब सिंपली ये आ जाएगा CJI n क्रॉस n, ऐसा हो जाएगा। IJ पोजीशन चेंज हो जाएगी, अगर वो CIJ है तो CJI हो जाएगा। ठीक है जी, तो इजी है। अब एक कैलकुलेट करके देख लो। तो चलो एग्जाम्पल, और 2 क्रॉस 2 में बात करते हैं। 1 2 3 4। चलिए मुझे आप लोग बताइए एडजॉइंट ऑफ A। हालांकि कुछ लोगों को ट्रिक भी पता होगा इसका, है ना? क्या ट्रिक है इसका? हाँ, तो डायगोनल को चेंज कर देंगे और नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर देंगे। तो ये आप लोग जानते हैं। हम लोग प्रॉपर वे में कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं, जैसे अगर सीधा सीधा को फैक्टर निकालो तो वेरीफाई करने के लिए आता तो है ही। तो 2 क्रॉस 2 में सिंपल लॉजिक है कि डायगोनल को आप चेंज कीजिए और नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर दीजिए। तो ये आपका एडजॉइंट आ गया। अगर आप वेरीफाई करना चाहे तो C11 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट 4, तो ये सेम रहेगा। C12 माइनस फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट कर दीजिए 3, C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 2 एंड C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट कीजिए प्लस तो प्लस 1। तो ये आपका को फैक्टर आ गया। तो जो B मैं डिफाइन कर रहा था तो B बनता C11 4 माइनस 3 C21 माइनस 2 1। और एडजॉइंट A क्या होता है तो हमने डिफाइन किया हुआ है। सो एडजॉइंट A जो होगा वो B ट्रांसपोज है। B ट्रांसपोज का मतलब आपने देख ही लिया। सो 4 माइनस 3 माइनस 2 1। तो डायगोनल चेंज, नॉन डायगोनल का साइन चेंज। तो ऑब्जर्व करेंगे आप, तो ये डायगोनल चेंज होता है, नॉन डायगोनल का मतलब या सब डायगोनल का साइन चेंज होता है। सो इस तरीके से। तो ये तो 3 क्रॉस 2 क्रॉस 2। अब प्रॉपर्टी क्या है इन दोनों में, आप जरा ऑब्जर्व करो। पहले डिटर्मिनेंट A निकाल लो एंड आप A मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करो एडजॉइंट के साथ, या एडजॉइंट A को आप मल्टीप्लाई करो A के साथ। क्या आता है भाई? है ना? तो यहाँ से निकालेंगे 4 माइनस 6 माइनस 2। तो यहाँ आपके पास सिंपल आएगा डिटर्मिनेंट A इंटू A, है ना? सो डिटर्मिनेंट A इंटू I, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो यहीं से आ जाता है। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, सो A इंटू 1 बाई डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A, या 1 बाई डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A इंटू A बराबर I। और ऐसा मैं कब कर सकता हूँ? जब मैं श्योर हूँ कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, व्हेन डिटर्मिनेंट A इज नॉन जीरो। क्योंकि मैंने क्या किया, डिटर्मिनेंट से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड कर दिया तो डिवाइड तो तभी कर पाएंगे ना डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, तब ऐसा कर सकते हैं। तो उस केस में, और आपको याद है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का क्या डेफिनेशन है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का क्या डेफिनेशन है? नहीं, वो तो आप कंडीशन बता रहे हैं कब डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगी। मैं बोला डेफिनेशन क्या है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होने के लिए क्या डेफिनेशन है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए।
नहीं, ये डेफिनेशन थोड़ी है, ये तो कंडीशन बता रहे हो तुम। डेफिनेशन क्या है इन्वर्टिबल? हाँ, यस। सो ये डेफिनेशन है कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा अगर, सो डेफिनेशन है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, a square matrix is said to be invertible if and only if there exists another square matrix B of same order, obviously, है ना, of same order such that you multiply A by B or B by A and that will give you identity matrix। तो ये डेफिनेशन है इनवर्स एग्जिस्ट करने का, इन्वर्टिबल होने का। तो इन्वर्टिबल होने के लिए एक मुझे ऐसा, यही डेफिनेशन आपको याद है फंक्शन में होता है, कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, तो बच्चा कहता है बाइजेक्टिव फंक्शन, वो थ्योरम है। फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, तो वहाँ भी ऐसे ही डेफिनेशन है, एफ ओ जी ऑफ एक्स बराबर जी ओ एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स, या एफ ओ जी बराबर जी ओ एफ इज इक्वल टू आई। तुम कहीं डेफिनेशन देखो तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन का डेफिनेशन है। सो इन्वर्टिबल फंक्शन का ये डेफिनेशन है कि एफ ओ जी जी ओ एफ आई हो जाए, कॉम्पोजिशन। बाद में आता है कि थ्योरम की हाँ फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, है ना, तो वो थ्योरम है। बोल सकते हैं इफ एंड ओनली इफ रिलेशन एज अ डेफिनेशन भी यूज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है। बट इनिशियली वी डिफाइंड लाइक दिस। सो ये है, तो वैसे उसी लॉजिक से ये समझ लो, इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। सो देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स सच दैट दिस हैपेंस। और इस केस में आप बोलते हो कि A इज इन, मतलब आप बोलते हो A इज इन्वर्टिबल एंड B इज इनवर्स ऑफ A। और इक्विवेलेंटली आप ये भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इक्विवेलेंटली A इज इनवर्स ऑफ B। सो अगर B A का इनवर्स है तो A B का इनवर्स होगा, ठीक है ना। सो A मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो A इज इक्वल टू B इनवर्स एंड B इज इक्वल टू A इनवर्स, क्योंकि एक दूसरे का इनवर्स है एक्चुअली। और यहीं से आप देखोगे A को आप रख दो तो ये हो जाता है B इनवर्स का इनवर्स, तो B के इक्वल हो जाएगा, या A इनवर्स का इनवर्स A के इक्वल हो जाएगा, है ना। B के जगह A इनवर्स रख दो तो यहाँ से तो इस तरह का रिलेशन आ जाता है, तो यहाँ से ठीक है। तो अभी तो बस यही बताना है कि एक दूसरे का इनवर्स है। अब आगे आप जानते हो कि ऐसा तब होगा, अब आप इसको ध्यान से देखो आप, और इसको ध्यान से देखो आप, क्या हमने यहाँ से नहीं लिखा है A इंटू बी बराबर B इंटू ए बराबर आई, यही लिखा ना हमने। तो आप ये कहते हो ऐसा कब होगा, इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट A इज नॉन जीरो, क्योंकि ये तब एग्जिस्ट करेगी जब वैसा होगा, जब ऐसा होगा तो ये B वैसा लिख पाएंगे, तो वहाँ पे रिलेशन ये आता है, ठीक है। A इंटू बी बराबर B इंटू ए बराबर आई, तो मैंने यहाँ ही लिख दिया, देखो ध्यान से, A इंटू बी। अब ये B वो अलग है, ये वाला B अलग था, तो यहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा नोटेशन का प्रॉब्लम आ जाएगा, तो यहाँ मैं कुछ नया नाम दे देता हूँ नोटेशन के बजाय। सो लेट्स से हम लोग क्या डिफाइन कर रहे थे, को फैक्टर ना, तो इसका नाम तत्काल D दे दो, कुछ भी मैट्रिक्स, तो इधर भी मैं नाम ना, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि नोटेशन हर जगह हम वो कर रहे हैं। तो लेट्स से ये D मैट्रिक्स है, तो ये D ट्रांसपोज हो गया फॉर एग्जाम्पल, है ना, या C मैट्रिक्स है तो C ट्रांसपोज हो गया, उस तरह से। तो नोटेशन का दिक्कत ना हो। सो D है और कहीं यूज़ किया है, यहाँ पे यूज़ किया है, सो इसको D ट्रांसपोज बोल दो, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ मैं लिखता हूँ A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू ए इज इक्वल टू आई। सो अब ये जो B है वो A इनवर्स है एक्चुअली, तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि जो B आपका आया है वो B कुछ और नहीं, ये है 1 बाई डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। और यहाँ से आ गया मतलब प्रूफ कि हाउ दिस फॉर्मूला केम, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है, तो अब रिजल्ट आता है कि ओके, रिजल्ट ये आता है कि a square matrix A is invertible if and only if determinant A is non-zero, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तब एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्ट करेगी तो नॉन जीरो होना पड़ेगा, दो तरीके से है। एंड इनवर्स ऑफ A is, जो कि A इनवर्स है, और जो आप लोग जानते हो डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A, तो ये आपका
फॉर्मूला हो गया। सो ठीक है, तो ये है फॉर्मूला सिंपली इनवर्स का आ गया। सो आप तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं इनवर्स इस तरीके से, है ना। ये थ्योरम ये होता है कि वही बात है कि इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ नॉन सिंगुलर। इसी थ्योरम को रीराइट करेंगे ऊपर वाले को, तो ये है इन्वर्टिबल है तो नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टिबल। सो इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ नॉन सिंगुलर, कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, है ना। सो नॉन सिंगुलर है मतलब, ठीक है ना। तो अच्छा, रैंक से सब सारे रैंक से रिलेटेड है, इसको रिलेट कर सकते हैं इन्वर्टिबल को रैंक से भी, आइगन वैल्यू से, रैंक से। तो ठीक है, ये तो स्टोरी हो गया इन्वर्टिबल का। अच्छा, कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे यहाँ से अगर आप दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ऑपरेट कर दो, यहाँ पे टेकिंग डिटर्मिनेंट हेयर एंड टेकिंग डिटर्मिनेंट हेयर, तो मैं इसको डिराइव करता हूँ। देखो, तो अभी आपने देखा था कि a इंटू एडजॉइंट a बराबर डिटर्मिनेंट a टाइम i आया था। सो यू टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड, ठीक। तो यहाँ भी डिटर्मिनेंट a कोई नंबर है ना, इंटू i। सो ये तो हम जानते हैं कि टू मैट्रिक्स के प्रोडक्ट को सिंपली वी कैन राइट प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एंड ये जब बाहर निकलेगा तो क्या बन के निकलेगा, कांस्टेंट है ना ये। तो जब बाहर निकालोगे तो क्या, कैसे बाहर निकलेगा ये, कि पावर n इंटू आई, आई का डिटर्मिनेंट कितना 1, तो 1 हो जाएगा। सो यहाँ से अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है a का तो डिवाइड कर दो, नहीं तो जीरो ही हो जाएगा। सो एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट a की पावर, तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। यहाँ से ये फॉर्मूला आया कैसे, तो एडजॉइंट a का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, दिस। अच्छा, अब तुम स्टोरी देखते हो बुक वाले एग्जाम वाले कैसे घुमाते हैं, तो तुमने ये देखा कि डिटर्मिनेंट a की पावर n-1, अब वो क्या करेगा, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट तुमसे पूछ लेगा एग्जाम में, है ना। एग्जाम में क्या करता है, ये पूछ लेता है कि एडजॉइंट ऑफ a का बताओ, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला भाई, तो अब क्या करो, इसी फॉर्मूले को दो बार ऑपरेट कर दो। मान लो अभी तुम्हारा ये b है सपोज, तो एडजॉइंट b क्या होगा, डिटर्मिनेंट b की पावर n-1, और फिर उसका डिटर्मिनेंट लगाओ, तो b का डिटर्मिनेंट मतलब इसका डिटर्मिनेंट फिर से क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट a की पावर n-1। तो एक्चुअली दो बार सेम ऑपरेशन दो बार यूज करो, यही चीज दो बार, तो ये किसके इक्वल है, एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट की पावर n-1। पहले ये फॉर्मूला यूज किया मैंने, और इसको फर्दर यूज करूंगा मैं, तो डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 और इसकी पावर n-1, तो डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 स्क्वायर। ठीक है जी, तो आपको समझ आ रहा होगा। अब आप कई बार क्या करता है, वो 3 बार एडजॉइंट लगा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है वो, एडजॉइंट a एडजॉइंट a एडजॉइंट a, कोई बात नहीं, इसका डिटर्मिनेंट बता दो, तो क्या आएगा भाई, है ना। तो वही चीज 3 बार ऑपरेट हो जाएगी, तो n-1 फिर n-1, तो कहने का मतलब डायरेक्टली लिख देता हूँ, डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 का क्यूब हो जाएगा। तो आपको समझ आ रहा है, जितना बार एडजॉइंट होगा n-1 की उतनी पावर हो जाएगी, तो समझ आ गया आपको। अगर 4 बार लगा दिया कोई बात नहीं, तो डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 इन क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इस तरीके से तो ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। ओके, तो ये सब तब हो रहा है जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो अभी है ना, तभी यहाँ डिवाइड किया हमने, अदरवाइज जीरो है तो फिर तो वो एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट जीरो ही आ जाएगा, है ना। Okay, so what is relation between determinant A and determinant A inverse? So A inverse का determinant और determinant A कैसे related है? So यहाँ भी similar story है, A into A inverse बराबर identity,
अप्लाइंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, सो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स ये 1 होता है, अगर है ना नॉन जीरो डिटर्मिनेंट है तो ये हो जाएगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। सो यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया आपका ए इनवर्स का, ठीक। तो इस तरह से ही है। अब इसमें कभी क्या करेगा, कभी ट्रांसपोज ले लिया, कभी है ना उस तरह से। आप ऑलरेडी जानते हैं ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट एक इक्वल है, मतलब इसमें क्वेश्चन एग्जाम में क्या बनाएगा, उसमें एडजॉइंट घुसा देगा, ट्रांसपोज भी एक साथ मिक्स कर दिया, 3-4 कॉन्सेप्ट, डिटर्मिनेंट का भी एडजॉइंट का भी इस तरह से बना के, इनवर्स का भी वैसे कर दिया। तो वैसे तुम एक एक करके ओपन कर दो उसको इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी हमने देखा ही है। तो ए इनवर्स और डिटर्मिनेंट ए इस तरह से रिलेटेड है। तो अभी मेनली डिटर्मिनेंट देख रहे हैं हम लोग। ओके, तो इस पे कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग। और कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया डिटर्मिनेंट पे डायरेक्टली, तो ऐसे अच्छा, जो बच्चा ट्राई करता है ऐसे डाउट के बहाने है ना, क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं अच्छे अच्छे। सो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का तब सिलेबस में था, तब का है ये किसका है, गेट का है, जैम का है, गेट का है ये। तो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, तो उसको हाँ, ये सब लीनियर गेट के क्वेश्चंस हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के। चलो, सो ये किस साल का क्वेश्चन है, गेट 2023 कह रहा है कि ए बी 2x2 रियल मैट्रिक्स सच दैट ए बी बराबर बी ए फॉर ऑल। और इस क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं कुछ दिन पहले। देखो ये गेट 2023 का क्वेश्चन है। पहले आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मुझे बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन क्लियर है सबको ना, कि ए कोई 2x2 का मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स, इस तरह के ए बी बराबर बी ए फॉर ऑल 2x2 रियल मैट्रिसेस बी इफ द ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 5। तो डिफाइन किया हमने ट्रेस ही, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज, हाँ इसको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर नहीं पता। नहीं, बिना आइगन वैल्यू बिना आइगन वेक्टर हो जाएगा। एक दिन मैं स्टेटमेंट यूज किया था कि ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जो हर मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करता है। स्केलर मैट्रिक्स तो बताएगा। हाँ, स्केलर मैट्रिक्स, तो वही होगा यहाँ पे। सो एक्चुअली क्या, ध्यान दो, इसने कहा कि ए कोई 2x2 का रियल मैट्रिक्स है, इस तरीके से कि ए बी बराबर बी ए
ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल बी, चाहे तुम बी कुछ भी ले लो, ए बी बराबर बी ए होगा। दिस स्टेटमेंट इंप्लाई व्हाट? ए इज स्केलर मैट्रिक्स। जैसे मैं डिफाइन कर रहा था उस दिन स्टेटमेंट बोला था, भी लिखाता हूँ ना, बताया था कि स्केलर मैट्रिक्स है मैट्रिक्स व्हिच कम्यूट विद एवरी मैट्रिक्स। कम्यूट मतलब ए बी बराबर बी ए, प्रोडक्ट जिसका, चाहे उसको किसी से मल्टीप्लाई करो तो ये स्केलर मैट्रिक्स ही होगा। अब ये कैसा दिखेगा ए मुझे बताओ, ये 2 क्रॉस 2 का है, वो क्वेश्चन कह रहा है, तो कैसा दिखेगा? एलिमेंट्स कैसे होंगे इसके? स्केलर नहीं पता क्या तुम लोगों को? व्हाट इज अ स्केलर मैट्रिक्स? के 0 0 के, ये तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो डायगोनल अलग हो सकता है जरूरी नहीं होगा मतलब, लेकिन स्केलर है तो डायगोनल एलिमेंट्स हैज टू बी इक्वल। ये हो गया। अब क्या बोल रखा है तुम्हें कि ट्रेस ऑफ ए इज 5, तो बताओ भाई ट्रेस ऑफ ए 5 होने का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? 2k इज 5, तो k कितना होगा? 5/2। यस सर। तो बताओ डिटर्मिनेंट a का क्या हो गया? उसका स्क्वायर हो जाएगा। सो k स्क्वायर है ना, ट्रेस a 2k है, 2k बराबर 5, डिटर्मिनेंट a k स्क्वायर कितना? 25/4, तो ये आंसर है इसका। 6.25, तो ये हो गया। तो ये रिजल्ट है, ये मिलते हो तो रिजल्ट है, इसको एज अ रिजल्ट यूज कर लो कि थ्योरम क्या है, लेट A be a square matrix of order n such that AB is equal to BA for all matrix B of order n cross n, ठीक है ना? Then A is a scalar matrix, ठीक है? तो ये रिजल्ट है, तो ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज किया है, तो वैसा उसने बना लिया, ठीक है? तो इसको यूज करके हमने ये क्वेश्चन कर लिया। तो क्या एक थ्योरम है, थ्योरम को उसने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया एक्चुअली, जो भी है ना जिसने क्वेश्चन बनाया उसने क्या किया, थ्योरम पे ही क्वेश्चन फ्रेम कर दिया ऐसा। ओके तो आगे और क्वेश्चन है डिटरमिनेंट का, तो ये हो गया एक, है ना? अच्छा तो यहाँ बोल रहा है डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का 0 है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने अभी ये सिर्फ ट्रेस पढ़ा, रैंक भी पढ़ना है। इसने रिलेट कर दिया डिटर्मिनेंट को, कह रहा है किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो रैंक लेस देन इक्वल टू n-2 होगा। n-2 तो जरूरी नहीं है, n-1 या उससे कम होगा, है ना? n तो नहीं हो सकता क्योंकि फुल रैंक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, तो ये गलत है पहला। तो ट्रेस ऑफ ए 0 होगा, जरूरी थोड़ी है, और 0 एक आइगन वैल्यू होगा, ये तो पक्का सही है। और x बराबर 0 इज द ओनली सोल्यूशन ऑफ x बराबर 0, तो ऐसा तब होता है जब डिटरमिनेंट a नॉन जीरो होता, तो इसमें c सही है ना? तो जब पढ़ेंगे तब समझ आएगा, आसान क्वेश्चन है ना, बस रिलेट कर दिया उससे, या पता ही होगा आप लोगों को जिन लोगों ने पढ़ रखा है, तो c ही सही होना चाहिए। अच्छा इसमें क्या बोल रहा है, हाँ ये तो जैसे 24 क्वेश्चन है। अब ये तो जैसे एक तो तरीका है कि तुम पुट करके चेक कर लो, ये दूसरा तरीका है, ये आगे पढ़ेंगे ना हम लोग, कैली हैमिल्टन थ्योरम,
एलिमेंटल थ्योरम माने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई हाँ तो इसका इस तरह क्वेश्चन क्लास 12 में भी है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि तुम m निकालते हो, m स्क्वायर निकालोगे, m क्यूब निकालोगे पुट करके। तो अभी अगर से नहीं पढ़ा है तो कोई वैसे वेरीफाई कर सकता है, m स्क्वायर m क्यूब कैलकुलेट करके पुट करके चेक कर लेगा। नहीं तो दूसरा तरीका है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आप वेरीफाई कर सकते हो। ये चीज़ है, चूँकि 2x2 का है तो BC तो आंसर हो नहीं सकता कभी, है ना। 2x2 के मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी वो 2x2 की है, 2 मतलब सेकेंड डिग्री की पॉलिनोमियल आएगी या इक्वेशन आएगी, तो आंसर A या C में से ही कोई एक होगा। ठीक है, तो कर सकते हैं इस तरह क्वेश्चन। सो क्या आइगन वैल्यू से ही जो इक्वेशन बनेगा वही बन जाएगा ना? हाँ वो भी कर सकते हो तुम। हाँ जो आइगन वैल्यूज, डिटरमिनेंट 0 कर तो आइगन वैल्यू जो आएगी वो रूट्स है उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, तो रूट्स आइगन वैल्यू निकाल लो, उसके रूट्स हैं, डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। उसको डिफाइन करते हैं इस पे। हाँ और भी एक तरीका होता है सर, मतलब ट्रेस और डिटरमिनेंट के साथ एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हाँ रिलेशन होता है। अरे तुम्हें अगर रूट्स मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तुम्हारे पास, तुम्हें अल्फा बीटा रूट पता है, तो उसका व्हाट इज दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम x बराबर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो वही है अल्फा बीटा, अगर तुम्हारा आइगन वैल्यू है तो पॉलिनोमियल होगी x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो आइगन वैल्यू निकाल लो, उससे कंपेयर कर लो, ये है, उससे भी कर सकते हो। आया तो वहीं से है ना। तो ये आसान है, लीनियर अलजेब्रा सब्जेक्ट आसान है क्योंकि मैट्रिक्स को थोड़ा उसका मान, ये आसान सब्जेक्ट है। चलो ये ट्राई करते आओ। ये बेसिक जो हमने अभी तक पढ़ा उसी पे बेस्ड है, जैम 2019 का है। बताइए आप लोग पहले ट्राई कीजिए। AD माइनस BC 2 है, PS माइनस QR 1 है, तो बोल रहा है कि ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, बताओ। तो इसका तो इस्तेमाल कर देना सर, बाकी सर उसकी जिससे सर अगर जन्म आएगा तो 80 माइनस बी इसको जगह 2 रख देंगे सर। हाँ और PS की बात की जगह 1 रख देंगे तो आ जाएगा सर। एक्सपैंड करोगे, एक्सपैंड भी कर सकते हो, आसान है ना, बताओ आंसर। एक्सपैंड में डिफिकल्ट नहीं होगा, 2 0 कर रखा है ना उसने लास्ट में, तो एक्सपैंड भी डिफिकल्ट नहीं होगा, थोड़ा आसान भी बना सकते हो कैलकुलेशन करके, नहीं तो एक्सपैंड कर लो तो भी चल जाएगा। फर्स्ट होगा सर अकॉर्डिंग करके देखो क्या आएगा, आंसर बताओ, या प्रॉपर्टीज लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। -4 आ रहेंगे। जी बाकी लोग बताओ, देखो क्या रहा है, क्या -4 आप लोग का भी आया है?
अगर डायरेक्ट भी एक्सपैंड करते प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अगर मान लो डायरेक्ट भी एक्सपैंड कर दे तो ए टाइम उस रो उस कॉलम को डिलीट कर दो, तो 10 2p q है ना, और d -4 आ रहा है, ओके 7 2r s इस तरीके से है, और आगे -b इनटू, तो तुम अगर इसको ओपन कर लो तो b वाली कॉलम रो हटा देंगे, सो 3c2 और यहाँ 2p0 2r q0s। अब यहाँ पे इसके अराउंड कितना आसान से तो लग रहा है, ए टाइम डी के अराउंड ओपन कर लो, डी का पोजीशन क्या है, सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम, 2 + 1 3 माइनस डी टाइम, अब इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, तो 2ps - 2rq माइनस बी इंटू सी की पोजीशन क्या है, सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम, तो इनटू, अब इसको डिलीट कर दो, तो आ जाएगा ये भी 2ps - 2qr, चेक कर लीजिए, तो यहाँ से आ गया AD माइनस में 2AD, और इसकी वैल्यू PS - RQ दे ही रखा है 1, तो ये तुम्हारे पास आ गया, मतलब ये 1 हो गया ना, 2 कॉमन ले लिया तो वहाँ पे ऐसे ही +2BC प्लस में हो गया, और वहाँ से PS - QR 1 हो गया, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो BC - AD, तो -2 कॉमन ले लो, तो AD - BC इंटू 2, तो -4, तो एक्सपैंड करके भी इतना डिफिकल्ट नहीं है ना, मतलब पर्पस मुझे लग रहा है एक्सपैंड करवाना ही चाह रहा है ये, तो ऐसा कुछ, क्योंकि इसीलिए फर्स्ट रो के 2 0 हैं और सेकेंड थर्ड रो के 2 एलिमेंट 0 हैं, तो आसानी से हो गया, तो -4 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो आसान है, मतलब वहाँ ऐसा नहीं लगेगा, प्रैक्टिस करके जाओगे तो आसान लगेगा, ठीक है। सर स्क्वायर से कैसे कोई प्रॉपर्टी है क्या, समझ नहीं आया, तो ठीक है, वापस आ गए, तो आगे थ्योरी कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन डिटर्मिनेंट के कर रहे थे, तो आगे सिलेबस के हिसाब से बढ़े, तो आगे क्या डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं, सो ट्रेस हो गया, इनवर्स, एडजॉइंट, है ना, ये सब कुछ प्रॉपर्टीज देखे हमने, रिलेटेड प्रॉपर्टीज, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, और रैंक डिफाइन करते हैं, सो रो रैंक, कॉलम रैंक, स्टैंडर्ड थ्योरम ऑन रैंक्स, रैंक ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस। सो रैंक कैसे कैलकुलेट करते हो आप लोग, सो बताइए कैसे डिफाइन करते हैं आप रैंक को, कोई एक m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, उसका रैंक बेसिक होता है कि मिनिमम ऑफ mn होता है, और एक होता है कि कोई रो कॉलम ऑपरेशन लगा दिया, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज और रैंक। ओके, बेसिकली गॉसिटी और करना पड़ता है, कोई और डिफाइन करो, हाँ ठीक है, तो मैं तरीका बताया सही, रैंक का डेफिनेशन क्या है, डिफाइन कैसे करते हैं रैंक को, ठीक है, तो
द ऑर्डर ऑफ लार्जेस्ट माइनर विथ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट या नॉन जीरो वैल्यू ना। हाँ लेकिन वही ना कि माइनर जैसे मैट्रिक्स का खुद वो माइनर है, तो एक ये भी डेफिनेशन है माइनर के टर्म में भी डिफाइन करते हैं हम लोग कि सब मैट्रिसेस तुम ले सकते हो n क्रॉस n का, जैसे किसी मतलब स्क्वायर सब मैट्रिक्स कंसीडर करो, और वहाँ क्या होता है कोई एक माइनर जो है जिस ऑर्डर का अगर नॉन जीरो हो गया, मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू ना, हाईएस्ट ऑर्डर उसकी जो होगी वो रैंक होगी, क्योंकि उसको लोअर तो मिल ही सकता है, तो हाईएस्ट ऑर्डर का। ओके और को डिफाइन करो, एक तो ये माइनर टर्म में डेफिनेशन है, सही बात है कि तुम कोई मैट्रिक्स मान लो m क्रॉस n का है, अगर तुम 3 क्रॉस 3 का ब्लॉक ढूंढते हो या सब मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो मतलब उसका रैंक 3 या उससे ज्यादा हो सकता है। तो अगर 4 क्रॉस 4 का मुझे सब मैट्रिक्स मिल गया जिसका या माइनर मिल गया जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो उसका रैंक 4 होगा या एटलीस्ट 4 होगा। तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा कि लार्जेस्ट ऑर्डर का सब मैट्रिक्स, स्क्वायर सब मैट्रिक्स, ये इसको माइनर बोल रहा हूँ मैं, माइनर जिसका वैल्यू नॉन जीरो है, तो वो जो ऑर्डर होगा उस माइनर का या सब मैट्रिक्स का वो उसका रैंक होगा। एक ये भी तरीका है डिफाइन करने का। और तरीका क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम। हाँ, सो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो रो रैंक वही होता है कि है ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज जो हैं, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज होंगे वो रो रैंक है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स जो हैं वो कॉलम रैंक है, और दोनों इक्वल ही होते हैं किसी मैट्रिक्स में। तो ऐसा नहीं होगा रो रैंक कॉलम रैंक अलग होगा, रो रैंक इज इक्वल टू कॉलम रैंक इन एनी मैट्रिक्स, m क्रॉस n का कोई भी मैट्रिक्स है तो रो रैंक और कॉलम रैंक इक्वल रहेगा। एक तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, और कॉलम के टर्म में कोई एक टर्म में डिफाइन कर सकते हो आप। बाद में उसको फिर पर्टिकुलर नाम दे सकते हो, ये भी है। और क्या करते हो तुम लोग, रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में लाते हो आफ्टर, है ना, रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में लाने के बाद नंबर ऑफ नॉन जीरो रो बोल दो या नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स, सो वो भी रैंक होता है। तो पहले मुझे लिनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मैं ये वर्ड यूज करूंगा, है ना, लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, तो यहाँ रो को एक वेक्टर बोल सकते हैं या कॉलम्स को एक वेक्टर बोल सकते हैं, एक कॉलम को। तो मैट्रिक्स अगर m क्रॉस n की है तो m रोज हैं तो m वेक्टर्स हो जाएंगे उसमें, और अगर m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो n कॉलम्स हैं तो n उसके कॉलम वेक्टर्स हो गए ना, मतलब n वेक्टर्स वहाँ मिल जाएंगे कॉलम के थ्रू। फिर आपको चेक करना है कि लिनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, तो ये सब याद रहेगा। कई बार ऑप्शंस में आ जाते हैं स्टेटमेंट इस टाइप के, तो आपको अगर याद है कि अच्छा इसका रिलेशन उससे भी है तो उसके थ्रू आप डिसाइड कर पाएंगे। ओके तो सर लीनियर कॉम्बिनेशन लेके रिटर्न उसका चेक करना पड़ेगा। चलिए तो मैं डिफाइन कर देता हूँ अपनी, था ना। फिर इसमें बहुत अच्छे से प्रॉपर्टीज है रैंक का, है ना। जैसे डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो मतलब डिटर्मिनेंट तो n क्रॉस n का ही निकाल सकते हैं, तो उसका रैंक n ही होगा। फिर जैसे प्रॉपर्टीज आगे डिस्कस करेंगे, a इंटू बी है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, सॉरी रैंक, a इंटू बी का रैंक क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक a रैंक b। और अगर m क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है, जो बता रहे थे तुम कि m क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है, तो उसका रैंक mn में से जो छोटा होगा उससे भी लेस देन इक्वल टू होगा ना। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स a इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कॉमा n, तो या तो इक्वल हो सकता है या उससे कम ही रहेगा, है ना। एक तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिसपे भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं जनरली लोग। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। तो कौन सा वाला डेफिनेशन से आगे बढ़ूँ मैं?
सर वो सेकंड डेफिनेशन जो है वो एक बार वो कर दीजिए, एलाबोरेट कर दीजिए। कौन सा सेकंड? जैसे वो अगर कोई ऑर्डर n क्रॉस n का है तो उससे कम के ऑर्डर का नॉन जीरो मैट्रिक्स हमें देखना होगा जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो। हाँ माइनर ना, तो जैसे अभी मैं बात कर रहा था, जैसे मैं डेफिनेशन लिखना मैं बताता हूँ। मान लो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ये मैट्रिक्स मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, जैसे आसान सा मैट्रिक्स है, सो डिटर्मिनेंट ए निकाल के देखो। अगर ये नॉन जीरो आया तो क्या होगा, इसका रैंक जो है ये 3 क्रॉस 3 का है ना, सो जस्ट 3 हो जाएगा, ये है। लेकिन अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 है तो अब इसका रैंक ये है कि प्रॉपर्टी है ना, सो रैंक ए जो होगा लेस देन 3 होगा। अब मैं वो तरीका बताना चाह रहा हूँ जो तुम कह रहे थे पहले, उस पर डिस्कस। उसमें क्या है कि अब इसका रैंक जो है डिटर्मिनेंट 0 है, तो डिटर्मिनेंट अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की 0 है तो आप क्या करोगे, अब इसका एक सब मैट्रिक्स ढूंढोगे आप, या माइनर्स ढूंढोगे आप। जैसे मान लो मैं अगर इसकी बात कर रहा हूँ, यही ले लो, तो यहाँ तुम अगर हालांकि इस मैट्रिक्स से बात करोगे तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है, इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, ठीक है। सो अगर तुम इसका डिटर्मिनेंट निकालो 0 मिलेगा, तो मतलब इसका रैंक 3 तो नहीं है। तो क्या होगा, तो तुम 2 क्रॉस 2 का कोई सब मैट्रिक्स, अगर एक भी सब मैट्रिक्स मुझे मिल गया, देयर एग्जिस्ट अ सब मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 है। तो अगर ऐसा मिल गया जो नॉन जीरो वैल्यू देता है या माइनर नॉन जीरो है उसका, या देयर एग्जिस्ट अ सब मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 व्हिच हैव डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, तो इसका रैंक 2 हो जाएगा। अगर सारे सब मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट अगर 0 दे रहा है तो फिर उससे भी कम ऑर्डर का लेना है। तो यहाँ मेन ढूंढना होता है हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर या हाईएस्ट ऑर्डर का सब मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो मैं खुद को भी सब मैट्रिक्स बोल दूंगा अगर ऐसा डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एवरी मैट्रिक्स इज सब मैट्रिक्स ऑफ इटसेल्फ। तो क्योंकि अगर खुद का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो वो फुल रैंक हो जाएगा, मतलब जो उसका ऑर्डर है अगर स्क्वायर है तो, है ना, तो फुल रैंक हो जाएगा। तो जनरली क्या है, यहाँ पे 0 है तब क्या करो, इसका देख लो क्या आता है, 5 माइनस 6 नॉन जीरो है। सो ये तुम्हारे पास, ये मैं बोलना चाह रहा था, तो ये कितना आया, ये आ गया 5 माइनस 8 माइनस 3 जो कि नॉन जीरो है। सो नॉन जीरो है, इसका मतलब हो गया कि इसका रैंक 2 है एक्चुअली। सो ये जो मेरा मैट्रिक्स है इसका रैंक 2 होगा। सो एक ये तरीका है, अभी डिसाइड किया। दूसरा क्या बोल रहे थे हम, कि दूसरा ये है कि तुम चेक कर लो लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की कॉलम वेक्टर अगर तुम ले लो v1 v2 v3 इस तरह से, तो तुम चेक करो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स कितने हैं इसमें से। तो अगर तुम लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना पड़ेगा अब तुम्हें कि अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब क्या होगा, अगर तुम 2 को यूज करके तीसरे को लिख पा रहे हो तो थर्ड वाला डिपेंडेंट है फर्स्ट 2 पे। अब फर्स्ट 2 अगर एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है तो मतलब वो इंडिपेंडेंट है। तो वो दूसरा तरीका है एक। तीसरा तरीका ये है, तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट नहीं चेक करना तो इसको रो रिड्यूस इक्वल फॉर्म में कन्वर्ट करो, जहाँ तुम कोशिश करते हो कि जितने एलिमेंट 0 बना सके 0 बना के, और उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि उसमें जो फर्स्ट किसी भी रो की फर्स्ट एंट्री होगी वो 1 ही होगी, मतलब फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री जो होगी वो होगी। फिर बाद में उसके अगर आप दूसरे रो वाइज जाओगे तो 1 नॉन जीरो एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी, घटती मतलब उस तरह से राइट साइड चली जाएगी। तो उसका डिफाइन करना पड़ेगा मुझे, रो रिड्यूस इक्वल फॉर्म का डेफिनेशन क्या है, तो वो डिफाइन करेंगे तो उससे आ जाएगा, ठीक है। तो उसका तरीका ये होता है, इसको तुम रिड्यूस करते जाओ, रिड्यूस करके तुम इसको उस फॉर्म में ले आओ। जैसे अगर मैं लिखूँ इसी को, तो होता क्या है जनरली, जैसे आप लोग फाइंड करना सब जानते हैं, डेफिनेशन जिन लोगों को याद नहीं रहता पर फाइंड करना तो आता ही है बच्चों को, कैसे फाइंड करते हैं। जैसे 7 8 9 है तो अब क्या करोगे, जहाँ एलिमेंट को आप 0 बनाने की कोशिश करोगे, तो इसको अगर रो रिड्यूस इक्वल फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा। तो उस केस में जैसे ये 1 2 3 है, 4 5 6 है, 7 8 9 है, तो एक तो मैंने ये तरीका बताया। दूसरा था मुझे चेक करना हो कि कॉलम्स इंडिपेंडेंट है कि नहीं, कितने कॉलम्स इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, या रो बात बराबर रो या कॉलम से करो। और तीसरा तरीका ये है कि हम इसमें क्या करें, जैसे मान लो मैं R2 को चेंज कर दूं, R2 माइनस 4 R1 है ना, R3 को चेंज कर दूं R3 माइनस, तो मैं इसका स्पेशली मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ 7 R1। तो यहाँ से क्या होगा, अब ये नया मैट्रिक्स बनता, मैं इसको नया मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूंगा तो क्या रहेगा, ये 1 2 3 और यहाँ आप 0, यहाँ आपका क्या आ जाएगा -3, नहीं 4 दूनी 8 ना, हाँ, और
-6 ऐसा। सो यहाँ से ये आ गया, ऐसे ही यहाँ पे करूँगा 0, फिर 14 कितना बचेगा -6, सो 9 - 21 कितना आएगा 9 - 21 9 - 12 सो -12 हो गया। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, सो ये एक दूसरे का मल्टीपल आ गया, तो मतलब वो डिपेंड कर रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, R3 को R3 - 2 R2 कर दूं, तो ये मेरा मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा 1 2 3 0, और ये हो गया -3 -6 0 0 0। और रिड्यूस अगर मैं करना चाहूँ तो इसको समहाउ, तो ये हो गया कि 1 2, ये तो 0 ही हो गया, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स, मतलब और भी तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, ये 1 हो जाएगा, लास्ट में ये 1 हो जाएगा, तो इसको और तुम सिंप्लीफाई करते जाओ, तो इसको तुम 1 0 0 इस टाइप का बना सकते हो, 0 1 0 0 0 1 टाइप 0 0 0 टाइप का बना दोगे, बनाया जा सकता है इस तरह का। या कुछ सॉरी ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब देखना पड़ेगा क्या बनता है, ऊपर कुछ रहेगा, मतलब ऐसा होगा कि यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, और आगे एंट्रीज देखो क्या है, ये तो 0 0 0 हो चुका है, तो अगर एंट्रीज है ना तो उसको वैसा कन्वर्ट किया जा सकता है। सर उस पे तो रैंक डिपेंड भी नहीं करेगा ना? हाँ मतलब उस पर तो ऐसे डिपेंड भी नहीं करेगा, तो बाकी यहाँ पे जो भी है, मान लो ABC कुछ कन्वर्ट होके आएगा, तो मेनली ये डिसाइड करेगा कि रैंक 2 है यहाँ पे, है ना, जिसका रैंक 2 हो गया। तो इस तरीके से है, देख ये तरीका है रैंक निकालने का। तो अगर कोई मैट्रिक्स दे रखा है, रैंक कैलकुलेट करना है, तो ये सब तरीका है। तो सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप कोशिश करो जितने सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो फर्स्ट कॉलम में एक ही नॉन जीरो एलिमेंट होगा, इससे ये 0 बनाया जा सकता है ना, अगर चाहे तो ये इस 1 से ये वाला 0 बनाया जा सकता है, और बाकी इसको देखना है क्या आता है ना, उस तरीके से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक्चुअली रिड्यूस फॉर्म में आ गया, तो यहाँ से रैंक 2 आ गई, तो एक ये भी तरीका है। चलो तो मैं डेफिनेशन तत्काल इंडिपेंडेंटली लिख देता हूँ, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए अच्छा है। कैलकुलेट करने के लिए ये अच्छा है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में तो यही लगता है ज्यादा। तो मैं किसी बुक का ये तो प्रॉपर फॉलो कर लेता हूँ इसमें ना, वरना फिर वो दिक्कत होगी नोटेशन का, क्योंकि रैंक कहीं ना कहीं सिस्टम से भी डिपेंड करता है। तो अभी चलो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ इसका। डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ लीनियरली या मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स, है ना, लीनियरली तो मैक्सिमम नंबर ऑफ, ये तो ऐसे लिख लो, जो बुक में जनरली मिलेगा तुम्हें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट rows of a matrix is called rank of a matrix। एक ये है, या हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ सब मैट्रिक्स whose determinant is non-zero, इस तरह से बोल सकते हो, तो वो भी रैंक होगा उसका। सो देयर एग्जिस्ट, है ना, एक ऐसा मिल जाए। हाँ इक्विवेलेंटली तुम ये भी लिख सकते हो डेफिनेशन, है ना, इक्विवेलेंटली द नंबर ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम, है ना, ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक। एक्चुअली जैसे तुम देखोगे ना, जैसे वर्ड यूज किया था ना, रो रैंक कॉलम रैंक, तो मतलब रो के थ्रू या कॉलम के थ्रू, आंसर हालांकि सेम ही रहता है। तो अगर वैसे लिखता पर्टिकुलर तो मैं उसको लिखता रो रैंक, इसको कॉलम रैंक, लेकिन इन जनरल क्या होता है, रो रैंक और कॉलम रैंक इक्वल ही रहेगा। सो रो रैंक मतलब नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम, या दूसरे थ्रू इसको डिफाइन कर सकते हैं कि रो रिड्यूस इक्वल फॉर्म में तुम इसको कन्वर्ट कर लो बिल्कुल उस फॉर्म में, और उस केस में रो के थ्रू या नंबर ऑफ नॉन जीरो रो या नॉन जीरो कॉलम में कन्वर्ट करो।
तो उस केस में रो रैंक और कॉलम रैंक हमेशा इक्वल ही होगा। सो ये तो इक्वल ही रहेगा, दिस इज इक्वल टू रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ये चीज है। तो रो रैंक जो आएगा किसी मैट्रिक्स में वही कॉलम रैंक भी आएगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे वर्ड डिफाइन करना पड़ेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है। तो मैं बस डिफाइन कर देता हूँ। देखो जैसे कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, लेट्स से m क्रॉस n का, है ना। सो aij m क्रॉस n का, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, या तो कि इसको मैं ऐसा कन्वर्ट कर लूँ कि लेट्स से u1 u2 un, तो ईच कॉलम जो है ना उसको मैंने एक वेक्टर बोल दिया। या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि, और आई कैन राइट a एज aij m क्रॉस n है। सो अच्छा सॉरी, मैंने ईच कॉलम को एक, हाँ ईच कॉलम को एक मैंने वो मान लिया। सो u जो है एक्चुअली ui खुद उस तरह से है, कहने का मतलब यहाँ पे तुम देखोगे वेयर, सो वेयर जो ui तुम देख रहे हो, जो ui है एक्चुअली वो कुछ इस तरह का है ना, मतलब ऐसा इसका वो है, वेक्टर है। हाँ एक खुद एक वेक्टर है एक्चुअली। इसको हम लीनियर अलजेब्रा के टर्म में बोलेंगे, खुद एक वेक्टर है जहाँ पे एलिमेंट्स रहा होगा u1 में। जैसे अगर u1i लिखता हूँ मैं, तो u1 का मतलब क्या रहा होगा, a11 a21 इस तरह से। सो a1i a2i ami, यही है ना। तो इस तरह से लिया मैंने कि जहाँ पे ui खुद एक वेक्टर है। तो अब मुझे यही चेक करना है, ये जो n वेक्टर्स हैं इसमें मैक्सिमम कितने इंडिपेंडेंट है, तो वो हमारे पास जो आएगा वही रो रैंक हो जाएगा। दूसरा ये है कि अगर इसी को मैं ऐसा लिख दूं v1 v2 v3 अप टू vm, इस तरह बना दूं इसको मैं मैट्रिक्स को। सो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ वेयर, अब जो मैं vi कोई vi इसमें ले रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर vi मतलब v1 ले लो, v1 में क्या है a11 a12 a13 है ना। सो तो यहाँ आ जाएगा ai1 ai2 ai3 ain, इस तरीके से है। मतलब मैट्रिक्स के वही एलिमेंट्स है, जस्ट उसको मैं इस तरीके से कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप कैसे बोलेंगे कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है ना। तो अब मैं बात अगर करूं लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन की, मुझे डेफिनेशन देखना है, ठीक है ना। सो मैं क्या करता हूं कि चलो लीनियरली, अब कुछ लोग पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट डिफाइन करते हैं उसके थ्रू डिपेंडेंट डिफाइन करते हैं, या कुछ लोग पहले लीनियरली डिपेंडेंट डिफाइन करके फिर उसके, है ना। तो कैसे भी डिफाइन कर सकते हो। सो लीनियरली अगर मैं डिपेंडेंट डिफाइन करूं क्या होता है, द सेट ऑफ वेक्टर्स, मान लो ऐसा लिख देता हूं मैं, कोई भी, जैसे कोई भी ले लो ना, सेट की बात कर रहा हूं मैं। अब इसका सेट बना लेना है, मतलब ये है कि जैसे मान लो v1 v2 अप टू vn इस तरह से है, या u चूंकि ui लिखा तो उस तरह से देख लो कि u1 u2 un इस तरह से लिख सकते हो। आर लीनियरली डिपेंडेंट, या सॉरी सेट है ना, तो दिस सेट इज, सेट की बात करो, ये वेक्टर लिख सकता था कि वेक्टर्स u1 तुम ऐसे लिख सकते हो, या तो या वैसे लिख लो कि वेक्टर्स, ये तो ऐसे लिखो, या फिर तो लिख सकते हो कि वेक्टर्स v1 v2 vn they are linearly डिपेंडेंट, क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ। क्या डेफिनेशन तुम लोग जानते हो, बताओ तुम लोग क्या जानते हो, कब बोलेंगे ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है। There exists a linear combination C1 V1 plus C2 V2 up to Cn Cn equal to theta such that C1 C2 all are non-zero। मतलब कोई एक सॉल्यूशन होगा उसका, नॉन जीरो जीरो सॉल्यूशन नहीं, मतलब कोई एक नॉन जीरो होगा ना। सो देयर एग्जिस्ट स्केलर्स या कांस्टेंट्स, स्केलर मतलब कांस्टेंट, C1 C2 Cn, तो ये होता है नॉट ऑल जीरो।
ये होता है नॉट ऑल जीरो, सारे जीरो नहीं होने चाहिए, ये एटलीस्ट वन नॉन जीरो होगा, ये कहने का मतलब है। और यू कैन से एटलीस्ट वन नॉन जीरो, और यू कैन से एटलीस्ट वन नॉन जीरो होगा। सो कम से कम एक नॉन जीरो होगा, सच दैट C1 V1 plus C2 V2 and so on Cn Vn is equal to क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो अगर ये जीरो हो गया तो इसका मतलब है कि हम बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट है ना। अब इसी को तुम कन्वर्स लिख सकते हो कि अगर ऐसा है तो सारे जीरो होंगे, है ना। अब कुछ बुक में क्या करेगा, इसी को तुम लीनियरली इंडिपेंडेंट वो लोग डिफाइन कैसे करता है, डिपेंडेंट के टर्म में, कि जैसे अब लोग क्या करेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट जब डिफाइन करेगा वो, तो वैसा डिफाइन करेगा कि वेक्टर्स v1 v2 डॉट 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 vn आर linearly, they are linearly independent, क्या होगा, मतलब कोई स्केलर के लिए किसी एक वेक्टर को उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकता। तो if and only if C1 V1 plus C2 V2 up to Cn Vn is equal to 0 implies C1 is equal to C2 is equal to Cn is equal to 0। तो ऐसे लिख लो, एक तरीका है कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो तभी होगा जब वो सारे जीरो होंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं लिख सकते। हाँ, तो ये समझ लो, या तो इस तरीके से है, अगर एक भी नॉन जीरो मिल गया तो मतलब वो डिपेंडेंट है ना, इनमें से एक भी अगर नॉन जीरो मिल गया मुझे तो डिपेंडेंट है। क्या हो रहा है, लाइट जा रहा है। एक एग्जांपल करके देखो तो उसमें समझ आएगा। चलो, जैसे क्वेश्चन ये है कि द सेट ऑफ वेक्टर्स, या द वेक्टर्स मान लो, जो वेक्टर्स है V1 आपके पास है मान लो 2 4 0, V2 आपके पास है 2 0 6 एंड V3 आपके पास है -1 2 3। अब ये क्या है बताओ, ये डिपेंडेंट है? आपको ये बताना डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो अब क्या करोगे उसके लिए कि C1 V1 C2 V2 प्लस C3 V3 बराबर 0। अब यहाँ प्रॉब्लम, यहाँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स C1 प्लस 2 टाइम्स C2 माइनस C3 बराबर 0। फिर ऐसा आ जाएगा 4C1, अब हमें सीखना है सॉल्व करना, प्लस 2C3 बराबर 0, और यहाँ से आ जाएगा 0C1 6C1 और सॉरी C2 ना, इस तरीके से आ जाएगा। हाँ, वैसे भी कर सकते हो, डिटर्मिनेंट भी देख सकते हो तुम। तो यहाँ से फाइनली क्या होगा कि ये अच्छा होमोजेनियस सिस्टम है, तो इसके बारे में पढ़ना है हमें। तुम चेक कर सकते हो ये तभी एग्जिस्ट करे, जीरो हो सकता है। तुम सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन से, कि यहाँ से है ना, ये तो है नहीं, तो यहाँ तुम हटा सकते हो इसको जैसे, और यहाँ पे ऐसे ये नहीं है तो इसको हटा सकते हो। अभी इस तरह का है, तो यहाँ से तुम ना, यहाँ की क्या करो, C3 करो, C2 में निकाल लो, यहाँ से पुट करके तीनों को सॉल्व करोगे तो मिलेगा C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 बराबर 0 ही मिलेगा।
या आप सिंपली डिटर्मिनेंट जो आप सजेस्ट कर रहे थे क्या होता है कि इन तीनों के डिटर्मिनेंट बना के चेक कर लो, नॉन जीरो आएगा, तो मतलब वो तीनों इंडिपेंडेंट है, लेकिन मुझे वही यहाँ पे चेक करना है, तो मतलब इफ एंड ओनली इफ है तो उसको यूज कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ मतलब बताने का मेरा मतलब ये है कि ये क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि जो वेक्टर v1 v2 v3 है दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, बस ये बताने का मतलब था, है ना। इस तरह से मान लो दूसरा क्वेश्चन अगर ऐसा है कि कभी ऐसा सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि v1 तुम्हारे पास है 1 0 0 और v2 है सपोज 1 1 0 और v3 है वो क्या है, सो v3 हमारे पास है, ठीक है, जैसे 4 3 0 मान लो इस तरह से सपोज। अब आपको पूछेगा ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो सिंपली आप देखोगे कि अच्छा मैं अगर यहाँ पे 3 3 है ना, तो 4v1 प्लस 3v2 करता हूँ तो मुझे v3 मिल जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक लीनियर कॉम्बिनेशन आपको मिल गया, है ना। तो यहाँ पे c1 c2 c3 c1 c2 c3 नॉन जीरो है, और इसका मतलब है कि c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस c3 v3 बराबर जीरो, है ना। फॉर c1 जो है नॉन जीरो है, c2 भी नॉन जीरो है और c3 भी नॉन जीरो है। तो अगर कम से कम एक एटलीस्ट वन कांस्टेंट नॉन जीरो मिल गया तुम्हें, जिसके लिए तुम c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस c3 v3 जीरो है, और c1 c2 c3 में कोई भी एक नॉन जीरो मिल गया, इसका मतलब ये हो गया एक्चुअली कि वो डिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब आ गया कि v1 v2 v3 आर डिपेंडेंट, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट तुम चेक कर सकते हो, बट यहाँ पे तुम चेक करो, बट v1 एंड v2 के बारे में क्या बोल सकते हो, v1 v2 डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? अगर v1 v2 तुम चेक करो तो ये इंडिपेंडेंट है, दे आर लिनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। सो यही जब अगर इन तीनों को मिला के एक डिटर्मिनेंट बनाऊं मान लो, है ना, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि एक मैं मैट्रिक्स बना लूँ इन तीनों को मिला के, सो अभी जो कॉन्सेप्ट हम रिलेट करना चाह रहे थे 4 3 0, तो जैसे अभी क्या देखा हमने कि ये तीनों एक साथ इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन इसमें था मैक्सिमम नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स। तो अभी हमने देखा कि c1 c2 इंडिपेंडेंट है, दो कॉलम इंडिपेंडेंट है, तो रैंक 2 है इस मैट्रिक्स का, है ना, इस तरीके से। क्योंकि अगर ऐसे पूरा वो करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे अगर आप वैसे डिटर्मिनेंट a का निकालेंगे तो 0 आ गया, क्यों, क्योंकि तीनों इंडिपेंडेंट नहीं थे, तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा इफ एंड ओनली इफ, है ना। सो तीनों इंडिपेंडेंट होंगे। तो यहाँ पे रैंक क्या है, रैंक अगर यहाँ पे देखे तो 2 है इसका, कैसे 2 आया, इसकी वजह से, तो यहाँ से तुम कंक्लूड कर सकते हो कि रैंक 2 है, 3 नहीं है। तो मतलब इस तरह तुम्हें इंट्यूशन आने लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करके। तो कहने का मतलब ये है कि अगर, है ना, सो अगर मैं थ्योरम सीधा सीधा लिख दूं कि a बराबर मान लो है aij, जैसे हम लिख रहे थे, है ना, और इसको अगर मैं लिखूं m क्रॉस n का है ना, और अगर सारे वेक्टर इंडिपेंडेंट है या n क्रॉस n का ये मान लो, तो इसका क्या मतलब हुआ, n क्रॉस n का भी मैं बना देता हूँ। सो v1 v2 vn ये है डॉट डॉट डॉट, सो दिस इज, सारे वेक्टर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, इसका मतलब उसका रैंक मिनिमम ऑफ mn हो जाएगा। रैंक क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ mn, हाँ हाँ जो भी हो जाएगा, यस। सो दिस इज नॉन सिंगुलर, मतलब डिमांड नॉन जीरो है इफ एंड ओनली इफ v1 v2 vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये हमने अभी कोशिश किया पीछे कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, है ना, मतलब ये है कि a का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो m क्रॉस n है, तो ये तभी पॉसिबल है जब n जो कॉलम वेक्टर को एक, हर कॉलम को एक वेक्टर मान लिया हमने, तो जो n कॉलम्स हैं वो वेक्टर क्या लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह के स्टेटमेंट हो सकता है आपको ना ऑप्शंस में, एक्चुअली जब बनाते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो वहाँ पे इस तरह के स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं वो लोग। तो हमें बस ये आइडिया होना चाहिए
कि वेक्टर्स में और डिटर्मिनेंट्स में कैसे, मतलब कॉलम वेक्टर्स में क्या रिलेशन है। तो ये कॉलम वेक्टर्स अगर इंडिपेंडेंट है, सेम रो के साथ है कि सारे रो वेक्टर है ना, इसी को हम वैसा भी लिख सकते हैं, दूसरा इसी थ्योरम को हम वैसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं n क्रॉस n का ले रहा हूँ ना, तो aij n क्रॉस n का है। तो जब हमने ऐसा लिखा था u1 u2 मान लो un लिख दिया, सो दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, मतलब डिटर्मिनेंट a नॉन जीरो इफ एंड ओनली इफ वेक्टर्स जो u1 है u2 है un है दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो अभी हमने ये देखा, जो डेफिनेशन मैंने लीनियरली इंडिपेंडेंट का यूज किया है उसके हिसाब से हमने ये देखा। आगे है ना और भी तरीके हैं, जैसे रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करूंगा मैं, और उसके बेस पे फिर आगे हम लोग रैंक देखेंगे। तो जनरली तो यहाँ से एक चीज समझ आ रहा है, m क्रॉस n का होगा तो m है ना, या तो m वेक्टर बनेंगे n वेक्टर बनेंगे, तो उस तरीके से अब जो इंडिपेंडेंट होने के लिए जो छोटा होगा वही होगा। सो ये कुछ आगे आएगा प्रॉपर्टीज जो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। जैसे प्रॉपर्टीज ये है कि a अगर m क्रॉस n का है ना, जैसे आप लोग कह रहे थे, तो रैंक a का जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ m कॉमा n, इस तरह से ये सब प्रॉपर्टीज आएगा। सो अगर वो इंडिपेंडेंट है, mn में जो भी छोटा है, मान लो सपोज m छोटा है, तो वहां से कॉलम्स m कॉलम्स आ गए। अब वो अगर सॉरी m छोटा है ना, तो m क्या है, नंबर ऑफ रोज हैं, तो उसके हिसाब से m वेक्टर्स बना लो। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो m रैंक है, नहीं तो उसमें से जितने इंडिपेंडेंट है वो रैंक है। सो ये एक डेफिनेशन, मैं इंडिपेंडेंट वाले डेफिनेशन के बेस पे ये सब कंक्लूजन लिख रहा हूँ। सो अभी हमने ये डेफिनेशन लिखा है, बाकी इक्विवेलेंटली बहुत सारे थ्योरम्स भी हैं। तो अभी जो कि मैंने ये डेफिनेशन लिखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स है ना। सो उस एक के थ्रू रो रैंक डिफाइन होता है, एक के थ्रू कॉलम रैंक, और वो दोनों इक्वल हमेशा रहेगा। ऐसा मैट्रिक्स कोई ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जहाँ रो के थ्रू रैंक अलग आएगा, मतलब नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम अलग अलग होंगे, ऐसा नहीं होगा है ना किसी मैट्रिक्स में, चाहे वो 4x5 का हो या 4x100 का हो, तब भी उस केस में भी नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो इक्वल ही होगा दोनों, ठीक है। सो ये इसी के थ्रू डिफाइन, तो आगे इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी तो जस्ट हमने स्टार्ट किया है। सो रैंक से आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फिर क्या क्या है, रैंक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो उसके थ्रू जैसे भी रैंक से हमने स्टार्ट किया, जस्ट रैंक क्या है, रो रैंक मतलब वही रो के थ्रू कॉलम रैंक, मतलब नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज रो रैंक, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम कॉलम रैंक, दोनों हमेशा इक्वल होगा, दैट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। फिर स्टैंडर्ड थ्योरम्स और रैंक, अच्छा ये लिखना था, रैंक प्लस नलिटी बराबर कॉलम, तो नलिटी मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज है ना नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स, देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, जो कि नलिटीज को बोलते हैं हम लोग, है ना, उस तरीके से है। सर रैंक नलिटी थ्योरम क्या जाएगा इसमें? हाँ वही रैंक नलिटी थ्योरम वही हो गया, रैंक ऑफ मैट्रिक्स प्लस नलिटी ऑफ मैट्रिक्स बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स। हाँ राजा क्या बोल रहे हो? पढ़ने लगा डिफाइन नहीं होगा तो मतलब लीनियर ट्रांसपोजिशन पढ़ना ही पड़ेगा ये। तो नल नहीं, लीनियर ट्रांसपोजिशन क्यों पढ़ना पड़ेगा, नल स्पेस को मैं सिंपली डिफाइन करूंगा सेट ऑफ x सच दैट ax बराबर 0 हो गया। हाँ मतलब कर्नलिटी जो हाँ कर जो कर्नल तुम बोल रहे हो जिसको, उसको मैं नल स्पेस बोलूंगा, वही है ना। सर थ्योरम वाले स्लाइड पे तो सर जैम में अगर कोई क्वेश्चन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आ गया उसमें तो हम लोग को मार्क्स मिल जाएगा ना। लेकिन आएगा क्यों, जब सिलेबस वो सिलेबस देख के बनाएंगे ना उस पेपर। वो जो आपने दिखाया जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन वो गेट के क्वेश्चन है, गेट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, जो मेरा पीडीएफ कंबाइंड है उसमें जैम एंड गेट दोनों के, गेट मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चंस हैं 2018 से पहले, 19 से पहले। हाँ गेट मैथमेटिक्स में ही स्टैट्स क्वेश्चन आते थे। तुम लोग का आया, किसी और का आ गया? अरे यार बताओ, सारा लॉस हो गया, तो कैसे करोगे? ये बहुत खराब सिस्टम है। तो जो लिखे थे वो सब गायब हो गया, तुम्हें वीडियो से देख के दिखना पड़ेगा। यहाँ पे लग तो रहा है, अरे यार बहुत सिस्टम इसका गंदा है। तो क्या लिखा था हमने, वही लिखा था ना कि रो के थ्रू, मतलब जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होगा इफ एंड ओनली इफ जो हर कॉलम को एक वेक्टर मान लिया, तो जो n कॉलम्स है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। दूसरा बोला कि ईच रो को एक वेक्टर मान लिया, सो n क्रॉस n का मैट्रिक्स है मेरा, तो वो नॉन सिंगुलर होगा
इफ एंड ओनली मतलब फुल रैंक होगा एक्चुअली, है ना, जिसका रैंक अच्छा तो उसके थ्रू वो रैंक में डिफाइन हो जाएगा, तो रैंक n हो जाएगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो सारे कॉलम्स इंडिपेंडेंट है तो उस केस में रैंक n हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं, अब ये इस चक्कर में इसका ना ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो थैंक यू एंड गुड नाइट। इसका पता नहीं क्या सिस्टम है, तो ये पुराना ही आएगा, यस नो कुछ भी करो, हाँ तो पुराना ही है। सो